नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वॉरियर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में। जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी, डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, और आगे जो भी थ्योरी आएंगी उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है, वह इसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो बात करते हैं इसको खोजने वाले की। तो जो यहाँ पे ये माँ से जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सर जॉन डाल्टन। इन्होंने ही सबसे पहले 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने ऐसे बोला था कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को आगे हम न तो तोड़ सकते हैं, न ही उनको रासायनिक विधि से विभाजित कर सकते हैं। अब डाल्टन का ये सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात नियम को फॉलो करता था। डाल्टन ने क्या बिंदु दिए थे, क्या उन्होंने जो इन पे कहा था, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी कि परमाणु से छोटा और कोई कण नहीं होता है। यह सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा यही मूलभूत कण होता है। तत्व की सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। हालांकि इन्होंने तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले हम तत्व समझ लेते हैं। इन्होंने एक शब्द यूज में लिया, तत्व। तो तत्व दोस्तों, एलिमेंट जिसको कहते हैं, एक ही प्रकार के जो एटम से मिलकर बना होता है, उनको हम तत्व कहते हैं। एटम को यहाँ पे डाल्टन ने डिफाइन कर दिया है। तो तत्व एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि N2 है। N2 में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। H2 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। तो ये तत्व हो गए। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, ये सभी तत्व में गिने जाते हैं। अब इन्होंने यही बताया कि एक ही प्रकार के तत्वों के गुण समान होते हैं, लेकिन N2 और H2 इनके गुण आपस में समान नहीं होंगे। इनके गुण आपस में अलग अलग होंगे, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इनका जो आकार है वो अलग है। परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इनका ये कहना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो नया बनता है और न ही खत्म होता है, वो बस अणु फॉर्म करते हैं, उनमें उनकी संख्या आपस में बदल जाती है। तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। आधुनिक शब्दों में इस संयुक्त परमाणु को अणु कहते हैं। इनका ये कहना है कि दो या दो से अधिक एटम मिलकर, जैसे कि हम बात कर लेते हैं CO2 की, तो यहाँ पे कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ये जो पदार्थ कंपाउंड फॉर्म करता है, इसको हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इसी को हम अणु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर ये अणु फॉर्म करते हैं।
ये यहाँ पे दो प्रकार के एटम्स, पहला कार्बन का और दूसरा ऑक्सीजन का होता है। तो इनको हम अणु कहेंगे, न कि तत्व कहेंगे। दोस्तों, तत्व और अणु में यही डिफरेंस है। तत्व में एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, जबकि यहाँ अणु में दो प्रकार या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार के एटम नहीं होंगे। तब अब एक बात यहाँ और आती है कि जब एटम्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, अणु निर्माण होता है, तो निश्चित अनुपात में यहाँ पे ये जुड़ते हैं। यहाँ अमोनिया की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु जब जुड़ेंगे, संयोग करेंगे, तभी अमोनिया का निर्माण होगा। और यहाँ पे ये निश्चित अनुपात है, 1:3 में जब ये संयोग करेंगे तभी अमोनिया बनेगा, वरना अमोनिया नहीं बनेगा। इसी प्रकार से CO2 है तो कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने ये बताया था कि बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। यही पॉइंट इन्होंने आगे समझाया था कि ये निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे तब इनका निर्माण होगा। तो इन मुख्य बिंदुओं में डाल्टन ने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम होता है, जो अविभाजित होता है, जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसका छोटा कण और कोई नहीं होता है। और जब ये 2 या 2 से अधिक मात्रा में मिल जाते हैं तब ये मॉलिक्यूल अणु निर्माण करते हैं और ये निश्चित मात्रा में मिलकर अणु निर्माण करते हैं तथा प्रत्येक तत्व के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। अलग अलग तत्वों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, ये डाल्टन ने बताया। अब डाल्टन के कुछ अनुप्रयोग भी थे। डाल्टन के अनुप्रयोग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहला अनुप्रयोग है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पदार्थ की संरचना में मूलभूत विचारों को प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार परमाणु पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई होता है। तो उसने ये बोला कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। अब उसने बताया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उस समय तक ज्ञात रासायनिक संयोगों के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की अवधारणा को समाहित करता है। अब ये क्या कहता है कि रासायनिक संयोग के नियम, यानी कि परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो परमाणु को बनाया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। निश्चित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब अणु निर्माण होता है तब वो एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं और उस अनुपात में ही वो पर्टिकुलर अणु का फॉर्मेशन करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का गणित अनुपात नियम की भी व्याख्या करता है। ये गणित अनुपात नियम का भी फॉलोवर हैं। अब ये सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार N2O2 इनकी जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, न कि बराबर होंगे, क्योंकि इन एटम में जो इनकी संरचना होती है, इनका आकार होता है, इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी विद्युत ऋणताएं वो सब अलग अलग होती हैं, इसीलिए इनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार से ये डाल्टन के कुछ अनुप्रयोग थे। अब डाल्टन की कुछ कमियां भी थी, जो हम देखते हैं क्या क्या कमियां थी इनकी।
डाल्टन परमाणु सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डाल्टन के अनुसार तत्वों के निर्माण की सूक्ष्म इकाई परमाणु होती है, ये सच है, जबकि यौगिक की सूक्ष्म इकाई संयुक्त परमाणु होती है। लेकिन यहाँ पे जो संयुक्त परमाणु है वो वास्तव में क्या होता है, अणु ही होता है। डाल्टन ने यह कहा था कि जब यौगिक बनता है तब उसकी इकाई संयुक्त परमाणु होती है, लेकिन संयुक्त परमाणु असल में क्या होता है, अणु खुद होता है। तो इस प्रकार डाल्टन का उसको संयुक्त परमाणु बताना गलत निकल गया। ये बर्जीलियस की परिकल्पना की व्याख्या नहीं करता जिसने प्रतिपादित किया कि ताप दाब की समान परिस्थितियों में, यानी कि बर्जीलियस ने यह बताया था कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या एक समान होती है, लेकिन ये डाल्टन नहीं बता सके। ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता है कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु क्यों बनाते हैं, यानी कि परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण क्यों करते हैं, ये डाल्टन नहीं समझा पाए। ये परमाणुओं तथा अणुओं की ठोस, द्रव तथा गैस की भौतिक अवस्थाओं में बलों की प्रकृति के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता है, यानी कि इनमें ठोस, द्रव व गैसों के बीच में जो भौतिक बल होते हैं, उनके बीच में जो बल बंद होते हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ये सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान, आकार व संयोजकता अलग अलग क्यों होती है। यानी इन्होंने सिर्फ एटम के बारे में बताया था कि सबसे छोटी कई एटम होती है, लेकिन उन्होंने एटम की संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया कि इनका आकार कैसा होगा, इनके इलेक्ट्रॉन या इनमें क्या क्या उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज इसके बाद में की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में और प्रोटॉन की खोज लगभग 1911 या इसके 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज से विज्ञान में एक नई क्रांति आई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो था वो 1894 में डिस्कवर तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसका नाम दिया गया कि परमाणु में कोई कण है जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका नाम पहले ही दे दिया था, लेकिन उसकी खोज नहीं की गई थी। उसकी खोज 1907 में हुई थी और जे थॉमसन ने की थी, लेकिन जॉन स्टोनी ने 1894 में पहले ही ये बता दिया था कि कोई कण होता है परमाणु में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जब भी उसकी खोज होगी। ये एक लैटिन शब्द था। इन्होंने इसका सिर्फ आविष्कार किया था, नाम का आविष्कार किया था, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी। बाद में जब जे थॉमसन कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पहली बार देखा था। उन्होंने पाया था कि कोई कण है जो एटम में उपस्थित हैं और उन्होंने उसकी स्टडी की और इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कैथोड किरणों का अध्ययन करते समय ये खोज की। तो हमें सबसे पहले कैथोड किरणों के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कैथोड किरणों की। तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? उन्होंने कैथोड किरणों का उपयोग किया था। तो वर्ष 1885 में विलियम क्रूक्स ने प्रयोगों की श्रृंखला की, जिसके दौरान उन्होंने कैथोड किरणों का उपयोग करते धातु को एक खाली ट्यूब में तेज गर्म करके उनका व्यवहार का अध्ययन किया। यानी कि उन्होंने एक ट्यूब ली, खाली ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और उसमें धातु का व्यवहार देखा। उस पे उन्होंने कैथोड किरणों के कुछ गुणों को डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था कि कैथोड किरणें सीधी लाइन में चलती हैं, इनमें कोई घटक कण होता है जिनका द्रव्यमान व गतिज ऊर्जा दोनों होती है। कैथोड किरणों के द्रव्यमान नगण्य हैं, लेकिन बहुत तेज गति से मूव करते हैं।
कैथोड किरणों के घटक ऋण आवेशित होते हैं और बाहरी विद्युत क्षेत्रों की उपस्थिति में धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। और उन्होंने बताया था कि इन गैसों में जो कैथोड व एनोड बनने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। कैथोड किरणों की प्रकृति गैसों के कैथोड और एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। उन्होंने ये बताया था प्रत्येक स्थिति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक समान होता है, एक कांस्टेंट होता है। E/m का मान इन्होंने निकाल दिया था, वो एक कांस्टेंट था। अब बाद में ये देखा गया कि जो इन्होंने बोला था बार बार, जिस कण का जिक्र किया था, वो कण कौन था? वो कण था इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन का कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो बार बार उन्होंने जिक्र किया था कि इनका मास होता है, इनका वेग होता है, तो वो कौन थे? वो इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही उन्होंने बार बार वहाँ पे जिक्र किया था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। कैथोड किरणों के गुण एक जैसे होते हैं, चाहे कैथोड ट्यूब में कोई भी गैस ली जाए या किसी भी धातु का बना हो। यानी कि कैथोड के जो किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, वो एक समान रहेगी, चाहे किसी भी गैस उसमें ली जाए या किसी भी धातु का कैथोड बनाया जाए, उनके गुण एक समान रहेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो आंशिक रूप से विफल रहा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो एटम से छोटा था, उसके मतलब एटम से भी कोई छोटा कण मिल गया था। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं गलत होता दिखाई दे रहा था। इस निष्कर्ष को एक सवाल उठा, यदि परमाणु विभाजित था तो उसके घटक कण क्या थे? आज ये पता लगाया गया है कि परमाणु का गठन बहुत सूक्ष्म कणों से हुआ है। परमाणु को बनाने वाले इन सूक्ष्म कणों को अपरमाणु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसके क्या निष्कर्ष थे, फिर हम वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ ये जानेंगे। सर जेजे थॉमसन पहले से ही कैथोड किरणों पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक खाली ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड बनाए, एक था कैथोड एक था एनोड। तो उन्होंने फिर उस खाली ट्यूब को वैक्यूम पंप से निर्वात उत्पन्न कर दिया, उसमें मौजूद गैस को बाहर निकाल दिया और बहुत ही कम मात्रा में उसमें गैस रखी। फिर उन्होंने इन इलेक्ट्रोडों को एक हाई वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया और उच्च वोल्टेज प्रवाहित किया। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब थी दोस्तों, ये वो ट्यूब है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पे जो धातु के बने हुए हैं। तो प्लस को हम कहेंगे एनोड और माइनस वाले को हम कहेंगे कैथोड, और यह है एक उच्च वोल्टता का स्रोत। तो यहाँ से वोल्ट बढ़ाते गए तो उन्होंने देखा कि जब बहुत ज़्यादा वोल्ट बढ़ा दिया तो एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ से एक रे निकलती है और इस तरफ जाती है और वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाते हैं वो और बढ़ जाती है, और वोल्ट कम करते हैं तो वो किरण है, वो जो वेव है वो ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये कैथोड रे निकल रही है और इनमें कोई कण मौजूद है। इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट का इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक कोई लाइट जा रही है इस तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला था हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखेंगे। तो ये हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक है कैथोड ट्यूब, और यहाँ पे ये वाला
ये जो दो हैं ये होंगे इलेक्ट्रोड, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे वैक्यूम पाइप ये है जो वैक्यूम इसमें से निर्वात उत्पन्न करने का काम करेगा। हमने यहाँ पे एक हाई वोल्टेज पावर सोर्स जोड़ रखा है ये वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वोल्टेज 10 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक वोल्टेज यहाँ पे देगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें कैथोड रे प्राप्त होती है। ये देखिए यहाँ पे ये वेव निकल रही है, किरण निकल रही है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाने का काम कर रही है। अब इसको अगर हम कम करते हैं तो ये घट जाएगी और वोल्टेज अगर बढ़ा देते हैं तो ये भी बढ़ जाएगी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सीधी गति करती हैं और अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर रुक जाएगी और इनकी उच्च ट्यूब में पीछे शैडो बन जाएगी जैसा कि यहाँ पे बन रही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर इसके पास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और इस प्रकार से नीचे की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट है कि अगर हम इसके पास में चुंबक लेके जाएंगे तो ये चुंबक वाली दिशा की तरफ थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि अगर हम किसी भी हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल पे इसका टक्कर करवाते हैं तो वहाँ से एक्सरे निकलती हैं, ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इसकी स्पीड जो होती है वो लगभग लाइट की स्पीड के इक्वल होती है और यहाँ पे इसके बीच में हम अगर कोई व्हील लगा देते हैं जैसा कि यहाँ पे ये है तो वो व्हील घूमने लगता है। ये शो करता है कि यहाँ पे इससे टकराने वाले कोई कण थे। वापस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये व्हील घूमने लगता है, ये शो करता है कि यहाँ पे इससे जो टकराने वाले हैं वो कण होते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पहचान की गई कि इलेक्ट्रॉन कोई कण होता है।